हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो भी बेटा अपनी सीरीज चल रही है 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी जो पहली यूनिट है उसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कल हमने जो स्टडी की थी वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ये एक हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके से हमने बात की थी। इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद उसकी यूनिट वगैरह के बारे में हमने जानकारी ली थी, उसके फिर प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज हमारा कंप्लीट हो गया। चार्ज के बाद जो आज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो इसका मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ, मतलब कूलम का नियम। ठीक है, इस नियम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और आपके जितने भी सारे कॉन्टेक्ट वाले हैं, रिलेटिव हैं, उनको सबको शेयर कर दो जिसको इसको रिक्वायरमेंट हो। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको शेयर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाएंगे और देख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। आज मैं जिस बात टॉपिक की चर्चा करूंगा वो है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है बेटा। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 11th क्लास में अपन थोड़ा आना चाहेंगे। और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो आपने पढ़ा होगा। यूनिवर्सल लॉ है न्यूटन का, ग्रेविटेशन के लिए उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने क्या किया था, देखो 11th क्लास के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो 11th क्लास में हम मास के ऊपर चर्चा करते थे। मास यानी द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान की अपन बात करते थे। लेकिन जैसे 12th क्लास की तरफ अपन मूव करते हैं तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, मतलब आवेश की बात करेंगे। बात क्लियर हुई। मतलब 11th क्लास में हम मास या द्रव्यमान पर अपन क्या करते थे, चर्चा करते थे, इसको लेकर सारी चीजों को हमने पढ़ा था। लेकिन 12th में जैसे ही आएंगे तो हम चार्ज पे फोकस करेंगे, मतलब आवेश की बात करेंगे। बात क्लियर हुई। जब हम मास की बात करते थे तो वहां पे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लगता था, और यहाँ पे अगर आवेश की बात करेंगे तो यहाँ पे कूलम का नियम हम पढ़ेंगे। वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वहां पर अपन गुरुत्वाकर्षण नियम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए पढ़ते थे। वो बताता था कि कोई भी हमारे पास दो पॉइंट मास है, कोई दो बिंदु द्रव्यमान है, उनके बीच में जो बल लगेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा एक दूसरे के ऊपर वो आरोपित करेंगे, वो एफ जी में लेता हूं, और ये होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एक जो हमारे पास पिंड है, एक हमारे पास जो बॉडी है, एक हमारे पास द्रव्यमान, उसका मास m1 है, दूसरे का मास हमारे पास m2 है। तो इन दोनों के जो मध्य में जो बल लगेगा एक दूसरे पर आरोपित करेंगे वो होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बात क्लियर हुई। यहाँ पर हम इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नाम देते थे। क्या देते थे, यूनिवर्सल कांस्टेंट था जी का मान। मतलब इस जी का मान यूनिवर्सल कांस्टेंट था, मतलब सब जगह लगभग अपन इसका मान क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। और इसका जो मान है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है उसका वो जो मान है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कोई भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो वाटर के अंदर हो, चाहे वो आइस में हो, या कहीं भी हो। मतलब मीडियम के ऊपर इस जी का मान क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, और इसका मान क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसका क्या होता है, मान होता है। ठीक है, तो देखो वहां अपन मास की चर्चा करते थे, यहां अपन किसकी चर्चा करेंगे, आवेश की चर्चा करेंगे। तो अब देखो अपन कूलम नियम पे आते हैं, इसमें क्या है। देखो भाई, भैया जो कूलम है, सर कूलम है, वो बताते हैं कि हमारे पास कोई भी हमारे पास दो चार्ज हैं। क्या है, हमारे पास दो चार्ज हैं। एक का नाम दे दिया मैंने Q1 और एक का नाम दे दिया मैंने बेटा Q2 नाम दे दिया, है ना। और दोनों ये जो चार्ज हैं वो कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश है। वहां पे बिंदु द्रव्यमान की बात करते थे, यहाँ पे बिंदु आवेश की बात कर देंगे। देखो बिंदु आवेश या बिंदु द्रव्यमान जैसी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हमने समझने के लिए इसको हमने बिंदु द्रव्यमान या बिंदु आवेश के ऊपर हमने चर्चा की है। कैसे, ध्यान से समझना। बिंदु क्या मतलब कोई भी क्या होता है, जैसे ध्यान समझना कि यदि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो मुझे ये पेन दिख रहा है, जो ये मार्कर है वो बिल्कुल एकदम इजीली दिख रहा है, बिल्कुल फॉर्म में।
लेकिन यदि मैं इसको कुछ किलोमीटर दूर लेके चल जाऊं तो मुझे हो सकता है बिल्कुल नहीं दिखे, या हो सकता है थोड़ा सा मुझे दिखे। जब कोई वस्तु मेरे से ज्यादा एक्सेस मतलब ज्यादा एक्सेस दूरी पर होगी, ज्यादा दूरी पर होगी, तो मुझे इसकी जो फॉर्म है वो छोटी फॉर्म दिखाई देगी, और छोटी फॉर्म दिखाई देगी तो छोटा सा जो पार्ट दिखाई देगा ना, उसी को अपन बिंदु मान रहे हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि यदि ये हमारे पास एक आवेश है और ये हमारे पास एक आवेश है, इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी, और उस दूरी को इतना कर दिया जाए कि इस आवेश से इस आवेश को देखें, ये बिंदुवत आकार का दिखाई दे, छोटा सा दिखाई दे, और जब इधर से इस आवेश को देखा तो ये भी हमारे पास कैसा दिखाई दे, छोटा सा दिखाई दे। इतना समझ में आ गया। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को छोटे दिखाई देंगे, मतलब दूरी ज्यादा होगी, तो इन दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं, बिंदु द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया था, ध्यान से समझो। तो इन्होंने बोला बेटा कि यदि हमारे पास ये दोनों आवेश हैं और पॉइंट चार्ज है हमारे पास, बिंदु आवेश है, ये कुछ ना कुछ दोनों डिस्टेंस पे उपस्थित है, आर दूरी पर स्थित है। ध्यान से समझना, जो ये दूरी लेते हैं ना, ये दोनों आवेशों के सेंटर से दूरी होती है। दोनों आवेशों से किसकी दूरी होती है, सेंटर की दूरी होती है। अब आपको पता है, जब मैंने आपको चार्ज पढ़ाया था तो हमारे पास प्लस प्लस या माइनस माइनस, या प्लस माइनस या माइनस प्लस। देखो ध्यान से, जब ये सजातीय आवेश है हमारे पास, तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जब विजातीय मतलब अलग अलग जो प्रकृति के जो आवेश हैं, जब वो एक दूसरे के पास होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात के लिए हुई। यहाँ पे अपन दोनों प्लस चार्ज ले रहे हैं, एक प्लस Q1 है और एक प्लस हमारे पास क्या है, Q2। अगर चाहो तो आप विजातीय आवेश भी ले सकते हो, माइनस प्लस भी ले सकते हो, या माइनस माइनस ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो ध्यान से समझना, यदि ये सजातीय आवेश है, ये प्लस है, तो देखो ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा। दोनों में कैसा बल होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, प्रतिकर्षण करेंगे। मतलब ये इस पर बल लगाएगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये इस पर बल लगाएगा, इधर की तरफ बल लगाएगा। मतलब मैं बात करूं कि दो पर जो हमारे पास दूसरा आवेश है, इस पर बल लग रहा है किस कारण, एक के कारण, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। और इस पर जो बल लगेगा वो किस पर, एक पर लगेगा किसके कारण, दो के कारण, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इधर होगी। ठीक है। तो जो हमारे पास कूलाम है, उन्होंने बताया कि इन दोनों के मध्य जो बल लगता है, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, इन दोनों का जो हमारे पास जो आवेश है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो दोनों का परिमाण है, उनका जो मल्टीपल होगा, उनका जो गुणनफल होगा, उसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो लगने वाला बल है, कौन सा बल लग रहा है इनमें, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अगर अलग अलग प्रकृति होंगे तो आकर्षण बल भी लग सकता है। बात क्लियर हुई। और दूसरा, इन्होंने एक इक्वेशन इसको माना, और इन्होंने साथ में क्या बोला कि इनके मध्य, इनके बीच में, इन दोनों हमारे पास चार्ज है, इन दोनों चार्जों के बीच में जो बल लगने वाला है, वो इनकी दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब 1 क्या होने वाला है, आर स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको समीकरण इक्वेशन नंबर इन्होंने नाम दे दिया 2। अब दो इक्वेशन हो गई, तो देखो ये हमारे पास बल है और ये भी हमारे पास बल है, मतलब एक ही बल है, दोनों अलग अलग लिख रखे, तो इनको इन्होंने क्या किया, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको पता है कि जब जब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी जो साइन आता है, इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ऐसे अगर मैं हटाऊं यहां से, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो F अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पर दोनों रखे हुए थे, इन दोनों के मध्य एक दूसरे पर ये बल आरोपित कर रहे थे। कौन सा बल लग रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था, उसको अपन विद्युत बल बोलेंगे। तो जो विद्युत बल का मान है वो हमारे पास क्या मिला, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिला। यहां पर जो K है बेटा, वो हमारे पास क्या है, एक नियतांक है, क्या है, कांस्टेंट है, और इसको अपन बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट या कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक या कूलाम कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। इसका जो मान होता है, जो K का हम जो वैल्यू लेते हैं, वो K की वैल्यू लेते हैं हम 9 × 10⁹। अब देखो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। K का मैं यूनिट निकालना चाहूं तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, देखो कूलाम इंटू कूलाम, तो इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। बात क्लियर हुई। मतलब इसका वैल्यू एक ये हो गई। ये अपन किस में बात कर रहे हैं, निर्वात में बात करें, एयर में बात करें। देखो ध्यान से, मैंने अभी बोला कि K की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो एक दूसरी वैल्यू होती है वो भी आपको याद रखनी है। तो के इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसमें, निर्वात की अगर बात करूं, मैं वैक्यूम की बात करूं, यहाँ पे हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट को अपन बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं परमिटिविटी। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हिंदी की बात करें तो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। बात क्लियर हुई। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज थे Q1 और Q2। ये कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रखे हुए थे, जो उनके दोनों के बीच की दूरी क्या है R थी। ये जो अपन जो डिस्टेंस लेते हैं, ये दोनों पॉइंट चार्जों के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। गुलाम ने बताया कि इनके दोनों के मध्य क्या लगेगा, कोई बल लगेगा, उनके मध्य जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, विद्युत बल बोलेंगे। तो इनके मध्य जो लगने वाला फोर्स है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के जो गुणनफल है उसके तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा। और इनके बीच की जो दूरी है उनका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एफ समानुपाती 1/r² होगा। मैंने इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखा तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² आया। जब जब हमारे पास कोई प्रोपोर्शनल साइन आता है उसको हटाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट निकल के आता है। यहाँ पे भी इस तरीके से एक कांस्टेंट निकल के आया जिसका नाम क्या था के, और के को हमने कोई नियतांक दिया और उसको अपन क्या बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका मान हम बात करें तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा इसको जो मान लेते हैं वो लेते हैं के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है, इसको अपन निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। और इसका जो मान होता है हमारे पास वो होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब कैसे निकालेंगे, तो के को अपोजिट हो गया तो उसका मात्रा की भी देखो, ये अगर मैं बात करूं तो ये तो 4 कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन पाई कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास के इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक तरीका से डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो इसका जो वैल्यू होगी, इसका जो यूनिट होगी वो यूनिट के की क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ये आपको एग्जाम में काम आएगा, जहां पे अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू नहीं दी हो तो आप क्या वैल्यू यूज करोगे, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और के की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्या था, कूलाम का नियम। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि हमारे पास जो के का जो यूनिट है ना, वो के की यूनिट क्या आएगी। तो के की यूनिट आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे के की यूनिट, देखो ध्यान से। ये हमारे पास क्या था बेटा, के था, जिनको अपन ने कूलाम कांस्टेंट नाम दिया, जिसका वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और इसी का जो एक वैल्यू थी वो क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसमें है हमारे पास, वैक्यूम की बात करेंगे। जब मैं मीडियम की बात करूंगा तो मीडियम में अब उसको अलग लिखेंगे। आगे जब मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताया जाएगी कि यदि कोई मीडियम है तो अभी वैक्यूम में है, एयर के अंदर है, अगर कोई मीडियम होगा तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो आपको पता है कि एफ इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया था, के Q1 Q2 अपॉन r² निकल के आया था। और जो के का जो इसकी जो यूनिट थी वो यूनिट क्या थी हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशंस, इसकी विमा की बात करूं, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो देखो न्यूटन मतलब हमारे पास फोर्स होता है, और फोर्स की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए क्या है, m1 L1 T-2। ओके, ऊपर क्या है मीटर स्क्वायर, मतलब हमारे पास डिस्टेंस है तो L2 हो जाएगा इसका। और नीचे बेटा हमारे पास क्या है, कूलाम स्क्वायर है। कूलाम का जो डायमेंशन मैंने आपको बताई थी वो थी हमारे पास A1 T1, और इसका स्क्वायर है तो कितनी हो जाएगी, A2 T2 हो जाएगी। बात क्लियर हुई। अब देखो इसको सोल्व कर लो, सोल्व करो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो m1 का m1 हो जाएगा, L1 और L2 कितना हो जाएगा हमारे पास, L3 हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास T-2 है और T+2 नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो T-4 हो जाएगा, और A- का हमारे पास कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरीका से अगर कोई पूछ लिया आपको एग्जाम में कि के की जो डायमेंशन है, के की विमा क्या है, तो के की विमा हमारे पास क्या होगी बेटा, ये होगी। ये तो कूलाम का नियम है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। यो देखो ये एग्जाम पूछा जाता है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, उसमें 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम के नियम को आप एक्सप्लेन करो, कूलाम के नियम को आपको समझाना है। बात समझ में आई। दूसरा जो इसी का टॉपिक आता है वो क्या है हमारे पास,
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब कूलम नियम का जो हमारे पास सदिश निरूपण होता है उससे क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे जो हमारे पास अगला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास वेक्टर, दिखाई दे रहा है, हाँ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अगर हिंदी में बात करें तो कूलम नियम का, कूलम नियम का सदिश निरूपण, सदिश निरूपण, कूलम नियम का सदिश निरूपण की अगर बात करेंगे अपन, ठीक है, ठीक है बेटा। तो समझो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही दो पॉइंट चार्ज लेंगे, है ना। उन पॉइंट चार्जों की अगर बात करें तो दो हमारे पास पॉइंट चार्ज होंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट चार्ज ये ले लिया और एक पॉइंट चार्ज मैंने ये ले लिया, इसका नाम मैंने दे दिया Q1 और इसका नाम दे दिया मैंने Q2। बात क्लियर हुई? ध्यान से समझो। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस हमने मान ली R। अब देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, प्लस प्लस है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे। मतलब ये इस पर बल लगाएगा तो ये बल किधर लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में लगा, मतलब दो पर बल लग रहा है एक के कारण, तो मैं इसको F21 वेक्टर दे देता हूं। ये एक पर जो हमारे पास बल लग रहा है किसके कारण, ड्यू टू 2, तो इसको मैं F12 वेक्टर नाम दे देता हूं। हमने जो कूलम नियम पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो दोनों एक दूसरे के बल आरोपित करते हैं उसका मान क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अपन पढ़ेंगे कि भाई ये इसके कारण किधर की साइड बल लग रहा है और इसके कारण बल की दिशा क्या है, मतलब अपन दिशा निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं अगर यहां पे निकालना चाहूं तो देखो बेटा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, मतलब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास आवेश जो Q1 है उस पर Q2 के कारण जो बल लगने वाला है उसका मान कितना होगा। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखना बेटा, कि हमारे पास देखो चार्ज किस पर लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज Q1, मतलब Q1 पर चार्ज लग रहा है। Q1 पर किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, तो इसको F12 वेक्टर लिखूंगा। और आपको पता है कि किसके इक्वल होने वाला है, K Q1 Q2 अपॉन R²। बात समझ में आ गई। लेकिन R² कौन सा लेंगे, ध्यान से देखना कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की अपन क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं। देखो इसमें बहुत अलग अलग बुकों में अलग अलग लोगों ने समझाया हुआ है, एग्जैक्ट किसी ने नहीं बताया हुआ है कि किस तरीके से इसको समझाना है। तो आपको सीधी सी बात है, इस डिस्टेंस को ले लेना है, क्योंकि आप इधर से काउंट करोगे तो भी हमारे पास R है और इधर से काउंट करोगे तो भी हमारे पास उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, R ही आएगी। तो इसमें कोई अपन को ऐसा नहीं कि भाई अपन को कंफ्यूज हो जाए कि कोई कहीं दूसरी जगह आपने कुछ पढ़ा हो, यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ा दी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। डिस्टेंस इसकी क्या रहने वाली है, वही रहने वाली है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास देखो बल लग रहा है किस पर, एक पर लग रहा है 2 के कारण। तो जो बल लग रहा है ना वो एक के कारण 2 के, देखो इधर रिपेल करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बल की डायरेक्शन किधर होने वाली है, इधर होने वाली है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको कारण मैं अगर लिखना चाहूं तो 2 के कारण 1, इस तरीके से कैप लिख देता हूं मैं, इसको लिख दिया। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर होता है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश बोलते हैं इसको, इकाई सदिश, जो हमारे पास डायरेक्शन दिखाने के क्या आती है, काम आती है। तो यहाँ पे भी मैं इसको लिख देता हूं कि डिस्टेंस अपन लेते हैं R21 स्क्वायर लेते हैं। और मैंने आपको 11th क्लास में आपको जो प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं थी उसके अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था कि हम जो कैप होता है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास, यदि मैं कैप की बात करूंगा तो कैप हमारे पास क्या निकल गया बेटा, R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R, इस तरीके से निकल गया। सेम अगर मैं इसमें यहाँ पे R21 लगा देता हूं तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा, R21, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा, R21। ये वैल्यू उठा के मैं कहां पर रख देता हूं, यहाँ पे रख देता हूं, तो हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21। इसको भी मैं मोड में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21, ये हो गया। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो बेटा ये तो R21 है, ये भी हमारे पास डिस्टेंस है,
और ये भी R2 बने, ये भी हमारे पास क्या है डिस्टेंस है। तो आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और R21 वेक्टर। इस तरीका से हमारे पास ये चार्ज 1 पर हमारे पास क्या निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आ गया ड्यू टू चार्ज 2। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ यहां तक। दूसरा अगर मैं बात करूं सेम एज की, हमारे पास चार्ज 2 पर जो बल लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ध्यान से, मैं यहां पे लगा देता हूं सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। मतलब अब जो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हमारे पास 2 पर लग रहा है, किसके कारण बेटा, 1 के कारण लग रहा है। तो मैं इसको लिख दूंगा F21 वेक्टर। इसी प्रकार तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी K Q1 Q2 अपॉन, इसकी तरह देखो यहाँ पे R2 बने तो यहाँ पे R12 क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे R12 वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्स आ गया। बात समझो, मतलब 2 पर बल लग रहा है, मतलब किधर लग रहा है, एक इधर, इस पे क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब बल किधर लगने वाला है, इस डायरेक्शन में लगने वाला है। तो मैं इसको लिख दूंगा R12 डायरेक्शन, मतलब बल किधर लगने वाला है, हमारे पास स्थिति सदिश है, मतलब 1 से 2 की डायरेक्शन में। इसको बहुत जगह आपको जैसे दोनों में R21 या R21 दिखाई देगा बुक के अंदर, तो आपको उसके कंफ्यूज नहीं होना, हम सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए इसका काम कर रहे हैं। अब देखो, इसको मैं यदि इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसको इक्वेशन में सेकंड नाम दे देता हूं, बात क्लियर हुई। देखो, जब 1 पर 2 के कारण जो बल लग रहा था उसकी डायरेक्शन किधर थी बेटा, 1 पर 2 कारण में इस टाइप थी, किधर थी, ये वाली डायरेक्शन थी, ये वाली। लेकिन जब 2 पर 1 के कारण बल लगा तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे देखो ध्यान से, K कांस्टेंट है, यहाँ पे भी K कांस्टेंट है हमारे पास, Q1 Q2 हमारे पास कांस्टेंट है, Q2 Q1 कांस्टेंट है। देखो R12 लिख लो यहाँ पे, या इसको R21 लिख लो, दोनों की डिस्टेंस हमारे पास कैसे आने वाली, समान। लेकिन जो उसका स्थिति सदिश है, देखो ये तो R12 है और ये हमारे पास R21 है, मतलब एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। मतलब इन दोनों समीकरणों से हमको एक बात तो पता लग गई कि इनका मैग्नीट्यूड तो कैसे रहने वाला है, समान रहने वाला है। मैग्नीट्यूड तो समान रहेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग है। अगर मैं बात करूं तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो F12 वेक्टर है वो इज इक्वल टू हमारे पास F21 वेक्टर की। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मतलब यदि हमारे पास दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अगर उनकी वेक्टर फॉर्म निकालें तो उनसे एक दूसरे पर जो बल आरोपित करेंगे उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो उनका परिमाण है, वो तो कैसा होने वाला है, बराबर होने वाला है। लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। ये डायरेक्शन अलग अलग कब होगी, जब दोनों हमारे पास सजातीय आवेश हो। अगर विजातीय आवेश हो तो डायरेक्शन कुछ अलग होगी, मतलब उनके हिसाब से हम डायरेक्शन निकालेंगे। बात क्लियर हुई। मतलब इन दोनों पर या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। मतलब इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, या तो ये लिख दो या हमारे पास इसको क्या लिख दो, ये लिख दो। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, सही है। बात समझ में गई। इससे ये पता लगा कि हमारे पास यदि कुछ दूरी पर, हमारे पास कुछ दूरी पर दो हमारे पास अगर समान जाति, मतलब सजाती जो आवेश रखे हुए हैं, उनके मध्य अगर कूलाम के नियम से उनका सदिश निरूपण की जाए तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो तो परिमाण तो समान आएगा, लेकिन दिशा में क्या होंगे, वो विपरीत होंगे। इस तरीका से F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर। जब मैंने आपको गति के जो नियम पढ़ाए थे तो उसमें तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का जो हमारे पास नियम था, ठीक है, रूल था। तो उसके अंदर भी तो यही था कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर लग रहे थे, लेकिन कैसे लग रहे थे, विपरीत लग रहे थे। ये तो वही है। तो ये न्यूटन की तृतीय जो नियम है उसकी क्या करता है, पालना करता है, उसको सत्यापन प्रूव करता है कि भाई दोनों एक दूसरे समान जाती हैं तो दोनों में परिमाण तो समान होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत क्या करेंगे, वो प्रतिक्रिया करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, तीसरा नियम था, और यही हमारे पास क्या है, कूलाम का सदस्य नियम है। बात के लिए यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। ये तो हो गया अपन क्लियर, ठीक है। अब देखो, जो कूलाम का जो नियम है ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे एक तो ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की अगर बात करूं तो बिंदु आवेश। कैसे आवेश, बिंदु आवेश, मतलब बिंदु आवेश के लिए ये लागू होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो आवेश है वो एट रेस्ट, इस तरह आवेश पर लागू होता है, मतलब इस तरह आवेश होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट जो बात है, यदि आवेशों के मध्य की दूरी, जैसे सपोज में 10 की पावर माइनस का 10 टू पावर
15 मीटर। अब आपको पता है कि ये 15 मीटर होता है जैसे हमारे पास कोई परमाणु होता है, और परमाणु के अंदर हमारे पास क्या होता है, नाभिक होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। और जो इसकी जो परमाणु की जो रेडियस है वो 10 की घात माइनस का 10 मीटर होती है, और इसकी जो रेडियस होती है वो 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होती है। बात क्लियर हुई? तो यदि कोई दो आवेशों के मध्य, जैसे सपोज मैंने एक आवेश ले लिया बेटा Q1 को ले लिया, और एक आवेश मैंने ले लिया Q2, इनके बीच में कुछ ना कुछ, इनके सेंटर में बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। अगर उस डिस्टेंस का मान कितना है, लगभग इसके बराबर 10 की घात माइनस 15 मीटर, तो यहां पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। यदि मैं बोलूं दूसरे शब्दों में, यदि दोनों आवेश 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी या इससे कम दूरी पर स्थित है, तो वहां पे कूलाम नियम लागू नहीं होगा। कूलाम नियम लागू वहां पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास नाभिक की बात करने लग जाएंगे, और नाभिक के अंदर कूलाम नियम नहीं। नाभिक के अंदर कौन सा बल लागू होता है बेटा? नाभिक के बल लागू होता है। नाभिक के बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वहां पे कूलाम नियम लागू नहीं होगा। बात क्लियर होगी? ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कूलाम नियम हमने पढ़ा था, कूलाम नियम के बारे में बताया था। कूलाम लॉ होता क्या है? तो कूलाम लॉ में क्या था कि हमारे पास कुछ दो बिंदुवत आवेश थे। उन बिंदुवत आवेशों के मध्य हमको क्या निकालना था? फोर्स निकालना था। तो दोनों के मध्य हमने फोर्स निकाला, तो फोर्स क्या था? दोनों के मैग्नीट्यूड के जो मल्टीपल था, गुणनफल था, उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और उनके मध्य की जो दूरी थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल गया, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के हमारे पास एक कांस्टेंट था जिसका नाम हमने दे दिया कूलाम कांस्टेंट, उसको बोला, जिसका मान था 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, उसका इस तरीके से मान था। इसका एक वैल्यू और मैंने बताई थी, के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जैसे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, इसका जो वैल्यू थी वो मैंने आपको बताई थी 8.85 × 10⁻⁻⁻12, और उसका जो यूनिट है वो उल्टी हो जाएगी, किसकी? के की उल्टी हो जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कूलाम नियम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, कूलाम नियम का जो दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन बनता था वो हमारे पास क्या बनता था? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम नियम की जो वेक्टर फॉर्म था वो उसको हमने निकाला कि दोनों एक दूसरे के मध्य एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड, उनका जो परिमाण होगा वो तो समान होगा, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अलग होगी। ठीक है बेटा, अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, तो ध्यान से समझना और ध्यान से इसको सॉल्व करना। ये मैं घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको करना। अगर आंसर आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊंगा आपको। ओके, तो देखो बेटा, क्वेश्चन एक, क्वेश्चन लिखो, दिख रहा है आपको? देखो, फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ Fe। Fe मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, एंड Fg मतलब ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल फॉर टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि हमारे पास फाइंड द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। मतलब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए हमको गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल के मध्य में क्या निकालना है? क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। अब बात समझो ध्यान से, यहां पे जो मान होता है, आप देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हमारे पास वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। बात क्लियर हुई? और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हमारे पास वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻ का 31 kg। अब देखो, हमने ग्रेविटेशन जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके बारे में बात की है, तो हमारे पास जी की वैल्यू आनी चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण सार्थक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻ का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आपको अगर पता है तो आप निकाल सकते हो आराम से। देखो, अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं,
हाँ तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं हमारे पास एफ ई मतलब विद्युत जो हमारे पास बल होगा उसके बारे में अगर बात करूं तो ये हमारे पास क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी में अगर मैं बात करूं हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका जो मान होता है हमारे पास वो होता है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको इनका दोनों को क्या निकालना है, रेशो। ये हमारे पास एफ ई विद्युत बल का मान है और ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल का मान है। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। जब रेशो निकालना हो तो सिंपल अपन क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अगर मैं भाग दूं, देखो ये इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट मान लूं और इसको इक्वेशन में सेकंड मान लूं तो फर्स्ट में सेकंड का मैं भाग दे देता हूं। तो देखो बेटा एफ ई अपॉन में एफ जी करता हूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन इस मान को रख दो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो मिलेगी के Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2। इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो इसमें मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूं आपको। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, एफ ई अपॉन एफ जी। अब देखो के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये Q1 Q2 क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। देखो दो है तो दोनों का हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन अगर मैं बात करूं तो जी हमारे पास क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और बचा हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन पर मास बचा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये भी हमारे पास दो तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो जब बेटा अपन इसको सॉल्व करेंगे एफ ई अपॉन एफ जी को तो लगभग हमारे पास 10⁻40 ये हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। अब देखो इसको आप सॉल्व करना कि इतना ही प्राप्त होता है नहीं होता। मैंने आपको आइडिया से बताया कि शायद लगभग इतना अपन को मिलने वाला है, बात के लिए रही। तो इनका दोनों को रेशियो लगभग इतना मिलने वाला है। आप घर जाके इसको आराम से मतलब घर जाके तो क्या पढ़ोगे तो ऑनलाइन ही, तो वीडियो को पॉज करना, पॉज करके इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों ही कराए हैं आज। और कल बड़ा वीडियो बन गया था तो थोड़ा बच्चों को दिक्कत आ रही थी, बच्चे बोल रहे थे कि भाई सर छोटा वीडियो बनाओ। तो इस तरीके से मैंने आज आधे घंटे का लगभग वीडियो रखा हुआ है। तो इसमें आपके दो टॉपिक कंप्लीट हुए, एक तो कूलाम नियम हो गया और कूलाम नियम का सदिश निरूपण आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अपन 1 बाय 1 टॉपिक इसको करते जाएंगे और कल इसके और भी मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। और आप भी देखना कि अगर आपके पास बुक वगैरह हो और बुक वगैरह नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके पास अवेलेबल हूँ यहाँ पे, मैं खुद न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको जाके इसको 2-3 बार आप रिवाइज करो, वीडियो को 2-4 बार देखो, ऑटोमेटिक आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसको रिलेट करना किससे, जो गुरुत्वाकर्षण नियम का, जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम पढ़ाता है न्यूटन का, उससे रिलेट करना कि इसको कूलाम नियम को, दोनों को साथ साथ पढ़ना। क्योंकि आपका टारगेट से मेरे हिसाब से 12th नहीं होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो नीट या जेई का होना चाहिए। और ये नीट और जेई में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आप ये मान के चलो कि हर बार नीट या जेई के अंदर एक दो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमको नीट और जेई की दिमाग में लेके मतलब प्रिपरेशन करनी है। बात समझ में आ गई बेटा? तो मिलते हैं कल दूसरे एक नए टॉपिक के साथ। और आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, मैं इसे बोलना तो नहीं चाहिए कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करवाओ और लोगों के पास भेजो, जितने जो भी आपके कॉन्टेक्ट में उन सभी के पास आप लिंक को शेयर करो, जिससे हमारा जो क्राउड है वो बढ़े। और दूसरी बात, अगर जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है 3 तारीख तक। 3 तारीख के बाद भी अगर इस तरीके से लॉकडाउन चलता रहता है तो अपन क्लासेज का और अच्छे ढंग से एक शेड्यूल बनाएंगे और ऐप के अंदर भी हम क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो देखते हैं, अगर 3 तारीख के बाद कुछ होता है, ओपन होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी ऑफलाइन क्लासेज यहीं चलेंगी वो तो, है ना। अगर नहीं चलती ऑनलाइन क्लासेज हम ऐप के थ्रू चलाएंगे और यूट्यूब पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती रहेंगी, जिसका कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।